हेलो एवरीवन, हमारी जो आज की वीडियो है वो किंग लियर जो कि शेक्सपियर का प्ले है उसके ऊपर बेस्ड है। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने यूपीएससी का जो सिलेबस था उसके बारे में बात की थी। तो उसका जो सबसे पहला टॉपिक था वो यही था कि जो शेक्सपियर का प्ले है किंग लियर उसके बारे में जो है डीप स्टडी हमें करनी है। तो वो जो वीडियो है उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर किसी को समझना है तो वहाँ से देख सकता है। यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर का जो सिलेबस आता है वो। तो किंग लियर जो है वो हमारी शेक्सपियर ने लिखे हैं। हम सभी जानते हैं शेक्सपियर जो थे कितने अच्छे एक राइटर थे, उनके जो वर्क्स थे वो कितने अच्छे थे। तो किंग लियर 1603 से 1606 के बीच में लिखी गई थी। हम क्लियरली नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ही पुराने टाइम की बात है ये, तो डेट और ईयर जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। तो ये एक ट्रेजेडी थी। ट्रेजेडी क्या होती है, इसमें जो है बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। किंग लियर में भी ऐसा ही हुआ है, बहुत सारे जो लोग थे इसमें मारे गए थे। तो किंग लियर के बारे में अगर हम बात करें तो वो जो है 3 बेटियों की स्टोरी है, जो कि किंग जो है लियर नाम का उसकी बेटियों की स्टोरी है। और उनके बीच में जो है अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो है इस प्ले की शुरुआत होती है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किंग लियर का जो फर्स्ट जो लिखा गया था वो था, सबसे पहले जो है एक रॉ फॉर्म में प्ले को लिखा जाता है। उसी तरीके से इस प्ले का भी एक रॉ फॉर्म था जो कि 1608 में क्वार्टो में पब्लिश हुआ था। द ट्रू क्रॉनिकल्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग लियर एंड हिज 3 डॉटर्स, जो कि कब पब्लिश हुआ था 1608 में इन क्वार्टो। ये जो है शेक्सपियर का जो इस प्ले का जो अर्लियर वर्जन था वो था, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द ट्रू क्रॉनिकल्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंड लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग लियर। मतलब किंग लियर जो थे उनकी जो हिस्ट्री थी उनका ट्रू क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, एक जो है फॉर्म में आना, जैसे 1 2 3 4 एक सीरीज़ में की चीज़ों का पता चलना जो होता है वो क्रॉनिकल्स होता है। तो ये जो है प्ले शेक्सपियर का जो किंग लियर प्ले था उसका जो अर्लियर वर्जन था वो था। उसके बाद जो है बहुत सारे प्लेज में जो है चेंजेस करके लाए गए। उसी में से एक था द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, मोर थिएट्रिकल वर्जन। थिएट्रिकल का मतलब है कि इस प्ले को जो है स्टेज पर परफॉर्म करना बहुत इजी था, हो गया था, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी और जो लिखने का तरीका था इस प्ले को वो धीरे धीरे जो है इस प्ले के बनने तक बहुत अच्छा हो गया था। इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1623 में फर्स्ट फोलियो में। अब फर्स्ट फोलियो क्या है, फर्स्ट फोलियो इज़ अ ग्रुप ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, जिसमें 36 जो थे उसके शेक्सपियर के प्ले को ऐड किया गया था, जिसमें कॉमेडी भी थी और ट्रेजेडी भी थी। किंग लियर की थीम के बारे में बात करते हैं। फैमिली, पावर, जस्टिस, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जेंडर एंड सोसाइटी, लॉयल्टी, कंपैशन, फॉरगिवनेस जो है ये जो मेन थीम थी उसकी थी। ये कैसे थी, फैमिली के बारे में शुरू हुआ है। 3 बेटियां हैं एक राज्य की, जो कि जो है उनके बीच में पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का लेकर शुरुआत होती है। पावर जो है उस राजा के पास खुद के पास है और औरों के पास भी है जो और कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के। जस्टिस जो है इन एंड हो ही जाता है कि जो बुरे लोग हैं वो मर जाते हैं, कुछ अच्छे लोगों की भी डेथ हो जाती है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन उनके बीच का जो अच्छा है। जेंडर जो है दोनों ही हैं, फीमेल मेल जो है उनके बारे में बात की गई, उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की गई। सोसाइटी, लॉयल्टी और कंपैशनेट फॉरगिवनेस, ये जो है मेन थीम्स हैं इनकी। तो फर्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं इस प्ले के। इस प्ले का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है किंग ऑफ ब्रिटेन। किंग ऑफ ब्रिटेन कैसे है, जो किंग लियर है वो वहाँ का। अब ये किंग ऑफ ब्रिटेन जो है, जो कि किंग लियर है वो कैसा है, पॉम्पस, ऑल्ड फोगे, मेंटली अ बिट फ्रेजाइल, इस इरेसिबली ओल्ड मैन। मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत जल्दी जो है, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, वो जो है बहुत जल्दी ही बातों को बुरा मान जाता है, एक इस तरीके का राजा है ये। और इरेसिबल चिड़चिड़ा जो होता है वो राजा है। तो लियर्स एल्डर डॉटर जो कि गॉनरेल है, देखो फोटो में भी दिखाई दे रहा है, आई एम द एविल वन। मतलब ये जो है बहुत ही बुरी इंसान है, जो कि इसके हस्बैंड जो हैं वो एल्बनी होते हैं। और जो ये है बहुत ज़्यादा वरीड होती है अपने फादर के लिए, जो कि सिर्फ सामने से जो है दिखावा करती है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा चालाक और विट्टी लड़की है, जो जिससे सिर्फ अपने फादर की जो है प्रॉपर्टी से मतलब होता है। इसका जो हस्बैंड है एल्बनी वो बहुत अच्छा इंसान होता है। अब बात करते हैं सेकंड डॉटर की, नो आई एम द एबल वन। ये जो है बहुत ही ज़्यादा चालाक है, ये अपनी बड़ी बहन से अपना कंपैरिजन करती रहती है। लियर की जो सेकंड डॉटर है गुड विद अ डैगर, ऑल्सो अनप्लीजेंट। हस्बैंड जो है इसके कॉन्वेल होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और विट्टी इंसान होता है।
उसके बाद है थर्ड डॉटर की, जो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है अपने फादर से, एक्चुअल में जो प्यार करती है। इसका जो हस्बैंड है वो है किंग ऑफ फ्रांस। उसके बाद फोर्थ जो कैरेक्टर है उसकी बात करते हैं। हैव टू सन्स, जो ये है अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर जो है, इसके दो बेटे होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एडगर एंड सेकंड वन इज़ एडमंड। जो एडगर होता है वो लेजिटिमेट सन होता है, मतलब जो जायज़ जो बेटा होता है वो है, और सेकंड जो है एडमंड वो इलेजिटिमेट सन होता है। इन दोनों की स्टोरी भी साइड बाय साइड जो है चलती रहती है। अब जो एडगर है वो लेजिटिमेट सन है ग्लूसेस्टर का, और जो एडमंड है वो इलेजिटिमेट सन है ग्लूसेस्टर का। जो हैं गोनेरिल और रीगन डिस्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड दोनों ही प्यार करती हैं। तो अब अपनी स्टोरी शुरू करते हैं, जो कि किंग लियर और उसकी 3 बेटियों के बारे में है। जो कि किंग लियर पूछता है अपनी तीनों बेटियों से कि तुम में से सबसे ज़्यादा प्यार मुझे कौन करता है, उसे ही मैं प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा हिस्सा दूंगा। जो दोनों बड़ी बेटियाँ होती हैं गोनेरिल और रीगन, वो जो है प्यार करने का दिखावा करती हैं, और जो है क्लॉडिया जो कि दिल से बहुत अच्छी है वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो है उसको जो है लियर अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देता है। तो उसी समय जो होता है जब ये सब कुछ चल रहा होता है, तो ये जो है टाइम होता है जो कॉर्डेलिया है उसकी शादी का। तो ड्यूक ऑफ बर्गंडी मना कर देता है शादी के लिए, जबकि किंग ऑफ फ्रांस उसकी ऑनेस्टी के लिए उससे शादी करने के लिए हाँ कर देता है। तो कि उन दोनों की शादी हो जाती है, और ये दोनों जो हैं अपनी अपनी जो है जगह जाकर रहने लग जाते हैं। पर किंग लियर डिसाइड करता है कि वो बारी बारी से जो है रीगन और गोनेरिल के पास रहेगा। ड्यूक ऑफ एल्बनी को सब पता होता है कि रीगन और गोनेरिल जो है क्या कर रही हैं, तो उसको ये सब पसंद नहीं होता, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान होता है। पर जो रीगन का हस्बैंड होता है जो कि कॉर्नवेल है, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा विट्टी होता है, वो बहुत बेकार इंसान होता है। तो उसे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है कि ये दोनों जो हैं अपने पिता के ही अगेंस्ट जा रही हैं, जो सिर्फ दिखावा कर रही थी अपने पापा को जो है प्यार करने का। ग्लूसेस्टर जो है जिसका बेटा एडमंड है और एडगर है, वो उनको भड़का रहा था, जो इलेजिटिमेट सन होता है ग्लूसेस्टर को, कि एडगर जो है तुम्हें मारना चाहता है। इसी वजह से एडगर को वहाँ से निकाल देते हैं। अब जो है जो किंग लियर है वो गोनेरिल के घर पे रह रहा होता है, तो वहाँ पर जो है कैंट जो है उसको निकाल दिया गया था जब उसने सपोर्ट करने की कोशिश की क्लॉडिया को कि तो ये तुम गलत कर रहे हो, उसका भी प्रॉपर्टी में हक है। तो वो जो है कैशियस जो नाम था उस नाम से फेक नाम से जो है रहने लग जाता है उसके साथ, और फिर से जो है लियर उसको अपने पास रख लेता है। पर गोनेरिल के घर पे जो है लियर खुश नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ बहुत ही आम तरीके से व्यवहार करती है। गोनेरिल एक दिन आकर कहती है कि उसके पापा को, उसके पिता को ज़रूरत नहीं है 100 जो सिपाही हैं उनकी, बल्कि उसको जो है 85 सिपाही रखने चाहिए, क्योंकि 100 जो सिपाही हैं उनके बारे में जो है सारा काम करना, ये सब कुछ उनको बहुत ही प्रॉब्लम देता है, जबकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अब राजा ही नहीं है। ये सब सुनने के बाद कि 100 की जगह मेरे सिपाही जो है कम किए जा रहे हैं, जो किंग लियर है उसको बहुत ही बुरा लगता है, और वो अपनी जो दूसरी बेटी है उसके बारे में सोचने लग जाता है। तो गोनेरिल जो है इस बात पर अड़िग रहती है कि मैं जो चाहती हूँ वही होगा। इसमें जो है अपने पिता को, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाला इंसान था, उसको बहुत बुरा लगता है, और वो रीगन के बारे में सोचने लग जाता है कि मैं तो उसके पास जाकर रहूँगा। पर रीगन के बारे में सोचने से पहले उसे पता नहीं होता कि रीगन जो है वो उसकी भी कुछ ना कुछ लगती है, जो बड़ी बेटी है गोनेरिल की। तो गोनेरिल ने जो है रीगन को एक लेटर पहले ही भेज दिया था कि ऐसे ऐसे पिताजी जो है तुम्हारे पास आने वाले हैं, तो तुम जो है पहले से ही सतर्क रहना। उसने क्या किया कि जो 50 की बात थी उसने जो है 25 को में कन्वर्ट कर दिया कि तुम्हें इतने ज़्यादा जो है नाइट्स की ज़रूरत है ही नहीं, इतनी ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत है ही नहीं, तुम जो है 25 सैनिकों से भी अपना जो है काम चला सकते हो। तो अगर मेरे पास रहना है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 25 जो सैनिक होंगे वही मिलेंगे। इधर गोनेरिल, रीगन और क्रॉनवेल जो है वो ये देखते हैं कि हमें जो है कैसे भी करके लियर को नीचा दिखाना है, और उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे कहीं का भी ना छोड़े, ना ये हमारे पास रह पाए और ऐसे ही दर दर की ठोकरें जो है ये खाता रहे। तो उसके लिए इन दोनों ने अपना दिमाग लगाया कि हमें जो है ऐसा कुछ करना चाहिए कि ग्लूसेस्टर का महल भी बंद हो जाए। तो वो ग्लूसेस्टर का जो महल होता है उसको बंद करा देते हैं। उसके बाद जो है जो लियर है वो दर दर की ढोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ग्लूसेस्टर के महल के बाद जो है उसके साथ एक फूल होता है लियर के साथ, वो जाता है जो हर टाइम जो है लियर के साथ होता है, उसकी हेल्प करता है हर एक सिचुएशन में। तो ये जब सब कुछ हो रहा था तो कैंट को जो है इम्प्रिजन कर दिया गया था।
तो उसकी वजह से क्या हुआ, केंट को नहीं पता था कि जो लियर है वो कहाँ चला गया या उसके साथ कौन है। तो वो जैसे तैसे जो है जेल से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जो है केंट को जो है बाहर ढूंढने पर पता चलता है कि है ना, लियर का बारे में किसी को भी नहीं पता। फिर उसको रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसको जेंटलमैन बताया गया है इन द प्ले। तो वो जो है बताता है कि हाँ, मैंने ऐसे ऐसे एक आदमी को देखा है और उसके साथ एक और आदमी भी था। तो वो केंट जो है अपना पर्स उसको दे देता है और उसको थैंक यू बोलता है। तो थैंक यू बोलने के बाद उसे लगता है कि एक मैसेज के थ्रू वो जो है कॉर्डेलिया तक बात पहुंचा सकता है। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे जो है उसके पिता की ऐसी सिचुएशन है, तो वो उसे आके बचा ले। उसके लिए एक जो है रिंग देता है ताकि कॉर्डेलिया जो है उसे आसानी से पहचान पाए। अब प्ले में उसके बाद क्या होता है, उधर एक तरफ जो है लियर बहुत परेशान हो रहा होता है अपनी सिचुएशन को लेकर, जो कि उसकी दोनों बड़ी बेटियां जिसको उसने प्रॉपर्टी दी उसकी वजह से हो रही है। जबकि कॉर्डेलिया ने ना तो प्रॉपर्टी ली, भले ही उसने प्यार करने का दिखावा नहीं किया। एक तरफ से मैसेज आ रहा होता है कि आर्मी ऑफ फ्रांस जो है वो लियर को बचाने के लिए, जो कि कॉर्डेलिया लेके आई है, वो खड़ी है वहाँ पर दूसरी तरफ जो है केंट की जो है वो ढूंढ रहा होता है उसको, लियर को। तो वो लियर जो है उसे मिल जाता है और वो उसे लेकर एक झोपड़ी में जाता है। तो यहाँ पर जो है, जो ये झोपड़ी है ये एडगर की है, एडगर जो कि लेजिटिमेट सन था किसका, ग्लूसेस्टर का। तो उधर से ग्लूसेस्टर भी उसको ढूंढ रहा होता है लियर को, ताकि वो जो है बता सके कि ऐसे ऐसे कॉर्डेलिया जो है हेल्प करने के लिए आई हुई है। तो इस झोपड़ी में लियर, फूल और जो केंट है वो तीनों रह रहे होते हैं। इसके बाद जो है ये जो डिस्गाइज के रूप में रह रहा है, टॉम के रूप में रह रहा है, जो इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता कि ये जो है टॉम जो है एक्चुअल में एडगर है। तो केंट जो है लियर की हेल्प करने के लिए हमेशा रहता है यहाँ पर, और जो फूल है वो भी इस टाइम पे इनके साथ होता है। पर धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते जो है, जो एडगर का जो फादर होता है, मतलब ग्लूसेस्टर जो होता है, अपने बेटा जो एडमंड था जिसको उसने राज्य दे दिया था और क्या कहा था कि तू ही आज से मेरा जो है लेजिटिमेट सन है, मतलब तू ही आज से मेरा जायज़ बेटा है, वो जो है उसको बना दिया था और अपना जो राज्य का जो हिस्सा था, जो भी उसके पास था, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो उसने उसको दे दी थी। तो अब जो है इनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि जो टॉम, जो पुअर टॉम है, जो बेचारा भिखारी आदमी है, वो जो टॉम है एक्चुअल में एडगर है। इसी तरह ये तीनों जो हैं, केंट, लियर और फूल जो है, ये इन द होम ऑफ, जो हट होती है, जो झोपड़ी होती है गरीब की, जो कि पुअर टॉम के नाम से फेमस हो जाता है एडगर, उसके घर में रहता है। उधर ग्लूसेस्टर उन सबको ढूंढ रहा होता है, तो उनको भी जो है ये झोपड़ी में मिल जाते हैं, पर वो यहाँ से उनको निकाल के लेके जाने में कामयाब हो जाता है और उनको किसी दूसरी सेफ जगह पर जो है ले जाने की बात करने लगता है। उधर दूसरी तरफ जो है वहाँ पर फ्रांस की आर्मी जो है वेट कर रही होती है, और एडमंड जो है, जो कि बहुत ही घटिया इंसान है, इलेजिटिमेट सन जो था ग्लूसेस्टर का, वो एडगर का ही जो भाई था, वो जो है अपना ही खुद ही अलग से प्लानिंग कर रहा होता है, और वो जो जाकर जो है गॉनरेल और जो क्रॉनवेल है उसके कान जो है भरने शुरू कर देता है अगेंस्ट ऑफ ग्लूसेस्टर। तो इन सब का भुगतान जो करना पड़ता है वो एंड में सबको ही करना पड़ता है, चाहे वो अच्छा आदमी था चाहे वो बुरा आदमी था। अब जो है गॉनरेल और रीगन और ड्यूक ऑफ क्रॉनवेल जो था, वो ग्लूसेस्टर के अगेंस्ट हो जाते हैं बुरे तरीके से। जो ग्लूसेस्टर है उसको ढूंढने के लिए लोगों को भेज देते हैं। तो ग्लूसेस्टर को पकड़ के लाने के बारे में कहने के बाद जो है, ग्लूसेस्टर के बारे में सोचते सोचते उन्होंने ये भी देखा कि उनको जो है फ्रांस के साथ जो है युद्ध भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉर्डेलिया है वो अपनी आर्मी लेकर जो है वहाँ पर खड़ी हो रखी है। तो इस वॉर को जीतने के लिए जो है कॉर्नवेल बार बार गॉनरेल को कहता रहता है कि तुम अपने हस्बैंड से बात करो। गॉनरेल जो कि किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी है, वो जाकर एल्बनी से बात करती है, पर एल्बनी जो है मना कर देता है। हर बार जितनी बार भी वो रिक्वेस्ट करने की कोशिश करती है कि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो भी अपने फादर के साथ वो कर रही है। तो बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी एल्बनी जो है इस युद्ध से अलग हो जाता है, जो कि होना था ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मी के बीच में। तो अब जो है बचे कॉर्नवेल, रीगन और गॉनरेल, इन तीनों को ही डिसाइड करना था जिनकी हेल्प कर रहा था एडमंड अपने ही फादर के अगेंस्ट जाकर, जिनकी जो है हेल्प करने का जो सिला है उसको भी बाद में मिलने वाला है। और ग्लूसेस्टर जो है जिसको पकड़ने के लिए भी बार बार जो है
एडमंड जो है फोर्स कर रहा है, ताकि कल को ना हो कि एडगर के बारे में उसको सब कुछ पता चल जाए कि एडगर सही इंसान था, ना कि एडमंड, और बाकी जो उसके पास प्रॉपर्टी आई थी या जो भी शासन करने को उसको थोड़ा बहुत हिस्सा मिला था वो वापस से आ जाए। तो ग्लूसेस्टर को उधर से पकड़ के ले आते हैं और रीगन और कॉर्नवेल और जो गॉनरेल होती है वो मिलकर जो है उसे अंधा कर देते हैं, मतलब जो अपने सिपाही हैं उसे अंधा करवा देते हैं। तो इधर जो है ग्लूसेस्टर की आंखें निकलवाने के बाद जो है 2 नौकरों को दया आ जाती है उस पर और उसे वो एडगर के पास ले जाते हैं। उधर जो है आर्मीज़ जो होती हैं वो तैयार हो रही होती हैं लड़ाई करने के लिए। तो जो बड़ी बेटी होती है गॉनरेल और जो उसका हस्बैंड होता है एल्बनी, वो बड़ी बेटी अपने हस्बैंड को मनाने की बार बार कोशिश कर रही होती है कि ब्रिटिश आर्मी की जो है फ़ाइट होने वाली है, वॉर होने वाली है विद द फ्रांस आर्मी, तो हमें जो है युद्ध में मिलकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी हमारी कोई जीत होगी। तो बहुत लड़ाई के बाद जो है कंक्लूज़न क्या निकलता है कि जो एडमंड होता है वो बच जाता है, जबकि जो कॉर्नवेल जो कि हस्बैंड है रीगन का, जो सेकंड डॉटर है लियर की, उसकी जो है डेथ हो जाती है और फ्रांस जो है वो इस लड़ाई में हार जाता है, फ्रांस जो है डिफीट हो जाता है। तो उधर से जो है अपने पति की मौत के बाद भी जो रीगन है कॉर्नवेल की डेथ के बाद भी खुश ही हो रही होती है अंदर ही अंदर। क्यों खुश हो रही होती है? क्योंकि वो प्यार करती है किससे? एडमंड से। वो एडमंड से प्यार करती है। उधर जो है गॉनरेल जो कि बड़ी बेटी है लियर की, वो भी एडमंड से प्यार करती है और एडमंड जो है दोनों ही लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा होता है अपने फ़ायदे के लिए। तो ये दोनों लड़कियाँ जो हैं एडमंड के प्यार में पागल हो रही होती हैं। तो गॉनरेल जो है अपने हस्बैंड को मारने के लिए भी तैयार हो जाती है, जो कि ड्यूक ऑफ एल्बनी है, और रीगन तो जो है वो विडो हो ही चुकी है, तो उसके पास तो पूरा मौका है अब एडमंड से शादी करने का। उसके बाद जो है फ्रांस हार गया, तो कॉर्डेलिया को और जो किंग लियर होते हैं उनको बिहाइंड द बार्स मतलब जेल में जो है डाल दिया जाता है। तो वहाँ पर जो है जेल में ही उनको मारने के लिए भेज देते हैं, एक जो कैप्टन होता है उनको मारने के लिए भेजा जाता है। और वो कैप्टन कौन भेजता है? वो कैप्टन भेजता है जो एडमंड था, जो इलेजिटिमेट सन है किसका? ग्लूसेस्टर का, वो भेज देता है। पर ये बात जो है अभी किसी को पता नहीं होती है कि एडमंड ने जो है कैप्टन भेज दिया है। वो बाद में पता चलता है कि इनको मारने के लिए जो ये हैं लियर और कॉर्डेलिया जो है इनको मारने के लिए कैप्टन को भेजा है जेल में ही, ताकि वे दोनों जो है मर जाएं। उसके बाद क्या होता है इस सिचुएशन में, जो है लियर जो है वहाँ पर जेल में ही बैठा होता है। उसी दौरान जो है एडमंड और एडगर जो है उन दोनों की लड़ाई होती है, जो मतलब लड़ाई इन सेंस वॉर वाली ही। तो उसमें क्या होता है, एडगर और एडमंड की लड़ाई में एडमंड बार बार बता रही हूँ मैं इलेजिटिमेट सन है और एडगर जो है लेजिटिमेट सन है। जायज़ जो बेटा है वो एडगर है और नाजायज़ जो बेटा है वो एडमंड है। जो किसके बेटे हैं ये दोनों बेटे हैं ग्लूसेस्टर के, जो कि बहुत ही अच्छा जो है एक सहायक होता है किसका? लियर का। तो इस जो लड़ाई में के बाद क्या होता है कि इन दोनों की भयंकर लड़ाई के बाद जो है एडमंड जो है हार जाता है। एडमंड के हारने के बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है, पर मरते मरते जो है वो ये बात बता देता है कि मैंने जो है एक कैप्टन को भेजा है, किसको मारने के लिए? कॉर्डेलिया और किंग लियर को मारने के लिए एक कैप्टन को भेजा है। अब जब हमें सबको पता ही है कि जो है जो एडगर होता है, जो लेजिटिमेट सन होता है ग्लूसेस्टर का, वो जो है जीत जाता है, पर ग्लूसेस्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदास भी होता है और खुश भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसका जो अपना खुद का बेटा था वो सही निकलता है और उसका जो बुरा बेटा था वो गलत निकलता है, जो कि उसका इलेजिटिमेट सन था वही गलत निकलता है। वो खुश होने के साथ साथ जो है दुखी भी होता है, पर जो है वो इतनी बुरी कंडीशन में होता है ग्लूसेस्टर जो वो है आंखें निकाल देने के बाद कि वो जो है उसकी भी इन एंड डेथ ही हो जाती है। और वो जो एडगर है अपने पिता की डेथ को लेकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, पर उसे ध्यान आता है कि जो एडमंड था उसने जो है कॉर्डेलिया को मारने के लिए भेजा है। तो उधर से वो सीन चालू हो जाता है। उसके बाद जो है जो गॉनरेल और जो ये थी रीगन, गॉनरेल और रीगन सपने ले रही होती है कि एडमंड से अब हमारी शादी हो जाएगी, मैं ड्यूक ऑफ एल्बनी को मार दूंगी और जो गॉनरेल जो है ड्यूक ऑफ एल्बनी को मार देगी, और जो रीगन है वो उसके हस्बैंड की तो डेथ ही हो गई है, तो उसके पास तो लीगली भी वो तो ईज़िली शादी कर सकती है एडमंड से। पर इन दोनों को एक दूसरे का पता चल जाता है कि जो
रीगन है वो भी प्यार करती है एडमंड से, और जो गॉनवेल है वो भी प्यार करती है एडमंड से। तो अब ये दोनों जो है एक दूसरे से जलना शुरू कर देती हैं। अब जो है एक्चुअल जो अंत की शुरुआत होती है इस प्ले की वो होती है। तो ये दोनों ही सोचने लग जाती हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो है हम एक दूसरे के रास्ते से हट जाएं। तो जो बड़े वाली होती है, जो गॉनरेल होती है, लियर की पहली बेटी जो होती है, वो जो है पॉइजन दे देती है रीगन को, और रीगन जो है वो मर जाती है। पर उधर जो है, उधर एडमंड की तो डेथ हो चुकी है जब उसकी एडगर से लड़ाई हुई थी, और उसने मरते मरते कहा था कि जो है कॉर्डेलिया और लियर जो उसको मारने के लिए भी मैंने कैप्टन को जेल में ही भेज दिया है। तो ये सब सोचते सोचते जो है ये जो बड़ी बेटी होती है कॉर्नवेल, इसको पता चलता है कि जो एडमंड है उसकी भी डेथ हो गई है। तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, वो बहुत परेशान हो जाती है कि उसकी वजह से जो है एडमंड की भी डेथ हो गई, उसी की वजह से जो है ये जो सब कुछ हो रहा है। वो एक मतलब ग्रीफ में पहुंच जाती है, इन अ सिचुएशन ऑफ ग्रीफ वो आ जाती है कि बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर कुढ़ना शुरू कर दिया उसने। तो थोड़ी ही देर के बाद जो है ये जब रीगन की डेथ हो जाती है तो वो उसकी डेड बॉडी जो होती है उसके पास ही बैठे बैठे सोचती रहती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ जो है हो रहा है। तो वो जो है कॉर्नवेल वो खुद को भी मार लेती है ये सब देखने के बाद कि अब तो एडमंड की भी डेथ हो गई है, तो अब मुझे जीने का कोई मतलब ही नहीं लगता अपनी लाइफ का। तो उधर गॉनरेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा दुख मना रही होती है कि मेरी वजह से ही जो है उसकी बहन जो है वो भी मर गई। तो अब आगे जो है वो बैठी हुई होती है, जो गॉनरेल होती है सबसे बड़ी जो बेटी होती है, जिसकी वजह से ये सारी शुरुआत होती है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेविल समझती है और अपने ही आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती थी थ्रू आउट द प्ले। तो वो जो है खुद को भी मार ही लेती है। इन एंड यही होता है कि ये जो तीनों थे एडमंड और जो गॉनरेल और रीगन है, जो एक दूसरे के लिए ही सब कुछ कर रहे थे, वो मर जाते हैं। जबकि एडमंड तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, वो तो अपने पिता का भी नहीं हुआ जिसने उसको वो सारी संपत्ति दे दी थी अपनी। उधर रीगन और जो गॉनरेल थी वो भी अपने पिता की नहीं हुई, ना ही अपने पति की हुई। अब गॉनरेल तो अपने ही पति को मारकर जो है एडमंड से शादी करने के बारे में सोच रही थी, जबकि रीगन जो है वो तो गॉनरेल के मरने के बाद उसके बारे में सोच रही थी। तो 4 जो डेथ है वो हो चुकी होती हैं इन फैमिली ऑफ लियर, गॉनरेल और क्रॉनवेल, रीगन, और बाहर जो है ग्लोसेस्टर की डेथ हो चुकी होती है, और जो इलेजिटिमेट सन होता है एडमंड, उसकी भी डेथ हो चुकी होती है। तो अब जो है साइड में सीन चलता रहता है कि जो लियर है वो अपनी ही बेटी को जो है अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था अपनी और वो जो है डेड बॉडी थी उसकी, किसकी थी ये डेड बॉडी? कॉर्डेलिया की। तो इसमें जो इस सीन में जो है ये दिखाया गया है कि जो है बहुत बुरे तरीके से बिल्कुल मरने की स्थिति में ही लियर पहुंच चुका है, और ये सोचता रहता है कि मेरे ही किए का जो है ये सारा, मेरे कुछ गलत डिसीज़न का जो है ये सारा कंक्लूज़न निकल के अब आ रहा है कि जो इतनी मार काट हुई है और इतने सारे लोगों की डेथ हुई है। तो लियर जो है बहुत ही बुरी सिचुएशन में पहुंच जाता है, वो भी मरने तक की सिचुएशन में ही पहुंच जाता है, और इन एंड जो है लियर की भी डेथ हो जाती है। तो लियर मरने से पहले बताता है कि उसने जो है कैप्टन को मार दिया, और वो इसी दुख में है कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। इसी वजह से जो है उसकी और हालत ख़राब होती जा रही है। जो लियर है वो सोचता रहता है कि उसने भले ही कैप्टन को मार दिया पर वो अपनी बेटी को ही नहीं बचा पाया, तो उसके कैप्टन के मारने का भी कोई मतलब ही नहीं रहा, अब उसकी ज़िंदगी का भी कोई मतलब नहीं रहा। वो यही सोचता रहता है कि मुझे भी मर जाना चाहिए। तो ये जो प्ले है इन एंड ट्रेजिडी जैसे कि कहा गया है किंग लियर को, इसमें यही हुआ कि जो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, मेन जो कैरेक्टर्स थे, उनकी डेथ हो जाती है, और जो इन एंड जो है सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, जो कि ड्यूक ऑफ एल्बनी और जो कि एडगर होता है, लेजिटिमेट सन जो होता है वो बचता है सिर्फ। उधर जो है किंग लियर की सिचुएशन और बुरी होती रहती है सोच कर कि उसकी जो बेटी है उसकी वजह से मारी गई, और जो 2 बड़ी बेटियां जिसके लिए उसने इतना कुछ किया जो है वो उससे प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ प्यार करने का दिखावा कर रही थी। तो अब जो है इन एंड इतना कुछ समझ में आने के बाद भी लियर का जो किया हुआ था वो तो वापस हो नहीं सकता था। तो अब जो है वो सोचते सोचते इतनी बुरी कंडीशन में पहुंचता जा रहा था धीरे धीरे कि जो है वो उसकी इन एंड जो है डेथ हो ही जाती है।
अब जो है लियर तो मर गया, उधर कॉर्डेलिया भी मर गई, और उधर जो है रीगन और जो गॉनरेल, कॉर्नवेल और एडमंड जो था, जितने भी बुरे लोग थे वो सारे मर चुके थे। उनमें जो कॉर्डेलिया थी वो अच्छी इंसान थी, वो भी मर गई थी। तो अब ब्रिटेन का जो राजा बना था वो बना था किंग ड्यूक ऑफ एल्बनी, जो कि हस्बैंड था जो सेकंड डॉटर थी रीगन की, सॉरी फर्स्ट जो डॉटर थी गॉनरेल, उसका जो हस्बैंड था वो जो है किंग ऑफ ब्रिटेन बन जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैरेक्टर्स को। किंग लियर, अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर, अर्ल ऑफ कैंट, एडगर, एडमंड, गॉनरेल, रीगन, कॉर्डेलिया, ड्यूक ऑफ एल्बनी, ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल एंड किंग ऑफ फ्रांस। ये जो किंग ऑफ फ्रांस है इसके बारे में नहीं बताया गया है प्ले में कि ये जो है कहाँ चला गया था। तो ये जो प्ले था एक ट्रेजेडी थी। ट्रेजेडी कैसे थी, किस किस की डेथ हो जाती है। ड्यूक ऑफ एल्बनी और किंग ऑफ फ्रांस के बारे में जिसको बताया ही नहीं गया, और एडगर को छोड़कर जो है सबकी डेथ हो जाती है। किंग लियर की 3 बेटियाँ हैं, गॉनरेल, रीगन और कॉर्डेलिया। गॉनरेल और रीगन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग की हैं, बहुत ज़्यादा अपने फादर की जो है प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस रहता है उनका। कॉर्डेलिया जो थी, जो सच्चे दिल से अपने फादर से प्यार करती है, उसके साथ जो है लियर अच्छे से बिहेव नहीं करता है, क्योंकि लियर जो है एक ऐसा राजा है जिसको अपनी तारीफ़ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। उधर ग्लूसेस्टर जिसकी साइड बाय साइड जो है स्टोरी लाइन चलती रहती है, उसके 2 बेटे हैं, एडगर और एडमंड। एडगर जो है वो लेजिटिमेट सन है, मतलब जायज़ बेटा है, और एडमंड जो है वो इलेजिटिमेट सन है, नाजायज़ बेटा है। उधर एडमंड जो है एडगर के अगेंस्ट जो है ग्लूसेस्टर को भड़काता रहता है। इस तरफ जो है गॉनरेल और रीगन जो है वो अगेंस्ट भड़काती रहती है कॉर्डेलिया के। तो इन एंड क्या होता है कि इस सब का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि लियर जो है अपनी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो गॉनरेल और रीगन को दे देता है। उधर ग्लूसेस्टर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा एडमंड को दे देता है। दोनों ही जो लियर और ग्लूसेस्टर है गलत इंसानों में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है, और ये जो है ट्रेजेडी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि जो है बहुत सारे अच्छे लोगों की भी डेथ हो जाती है। बुरे लोगों को तो बुरे कर्मों का जो है फल मिलता है, पर अच्छे जो लोग हैं उनको जो है बुरे लोगों के किए हुए कामों की वजह से भुगतना पड़ता है। इस स्टोरी में जो बचते हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, ड्यूक ऑफ एल्बनी एंड एडगर। ड्यूक ऑफ एल्बनी जो है आगे जाके ब्रिटेन का राजा बन जाता है, और एडगर के बारे में नहीं बता रखा है कि वो क्या बनता है, और किंग ऑफ फ्रांस के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया, जो कि हस्बैंड था किसका, कॉर्डेलिया का। तो एल्बनी जो था वो अच्छा इंसान था, एडगर जो था वो अच्छा इंसान था, कैंट भी बहुत अच्छा इंसान था, पर उसकी भी इसमें जो है डेथ हो जाती है। तो हमारी जो ट्रेजेडी होती है उसका मेन यही होता है कि उसमें जो है बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, और वो बहुत सारे लोग जो हैं भुगतते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। और शेक्सपियर जो है उनको जो है ट्रेजेडी किंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी स्टोरी को बांध के रखते हैं। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके, हमें ऐसा लगता है जैसे जो कैरेक्टर्स की स्टोरी जो हम पढ़ रहे होते हैं वो हमारी आंखों के सामने ही घट रही है। तो किंग शेक्सपियर की जो ये स्टोरी थी, ये प्ले था सॉरी, जो बहुत ही अच्छा और अच्छी जो स्टोरीज़ हैं उनमें माना जाता है। तो इसके जो 3 जो पैनल्स थे इस किंग लियर की स्टोरी के, वो ये थे। किंग लियर इज़ अ जर्क एंड बैनिशेस हिज डॉटर। जर्क होता है मतलब बेवकूफ़, एक तरीके से अपनी तारीफ़ सुन के जो है गलत लोगों की बातों पे यकीन कर लेने वाला जो इंसान था वो था किंग लियर, जो अपनी बेटी को जो है अपने पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे मतलब प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देता है। किंग लियर गोज़ मैड वॉन्डर्स अराउंड हेल्थ इन अ स्टॉर्म, मतलब वो जो है बहुत बीमार हो जाता है जब वो सिचुएशन को समझता है, और एवरीवन डाइज इन एंड जो है सब के सब जो है मर जाते हैं। Here are some of famous quotations ऑफ किंग लियर, जो कि मैं बता रही हूँ, जो कि बार बार पेपर में आती रहती हैं, जिनका जो एक्ट है और सीन है और वो किसने कही थी वो हमें पता होना चाहिए। तो हमारी जो फर्स्ट कोटेशन है वो है कॉर्डेलिया, नथिंग, लियर बोलता है नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। एक्ट 1 सीन 1। ये कब हो रहा होता है, ये जब होता है जब लियर जो है ये पूछता है कॉर्डेलिया से कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, या तुम अपने प्यार को प्रूव करो। इस तरीके के जब क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, अब जब गॉनरेल और जो रीगन होती है वो बहुत ज़्यादा लियर की तारीफ़ करना शुरू कर देती है कि मैं तो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, जबकि कॉर्डेलिया जो है वो ये कहती है कि मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने पिता से हमेशा करना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
तो सेकंड जो है, नाउ गॉड स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड्स। बास्टर्ड कौन था इसमें? बास्टर्ड जो था वो एडमंड था। तो उसकी जब सुन ली गई थी और एडगर को बाहर निकाल दिया गया था और भाग गया था एक्चुअली एडगर, जब उसको पता चला कि उसके फादर ने मान ली है ये बात कि उनको मरवाने के लिए जो है एडगर कोशिश कर रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट थी वो एडमंड ने पास की थी कि नाउ गॉड स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड्स, जो कि एक्ट 1 के सीन जो था वो 2 में हुआ था। हाउ शार्पर देन a serpent's tooth it is to have a thankless child, एक्ट 1 सीन 4 का था ये। thou shouldst not have been old till thou hadst been wise, ये जो है एक्ट 1 और सीन 5 जो था उसका था। इनकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है हमें, अभी नेक्स्ट जो कोटेशन है वो देखते हैं। blow winds and crack your cheeks, rage blow you कैटरैक्ट्स एंड हरिकेन्स, ये जो है लियर की स्टेटमेंट थी जब वो बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रहा था। ये उस टाइम की बात है, ये उस टाइम की स्टेटमेंट है ग्लूकोस्टर की। तो ग्लूकोस्टर जो है एक जो है डीपली आयरनिक जो स्टेटमेंट है, उसी टाइम पे एडमंड भी कहता है कि जो हम सब सोचते हैं कि भगवान जो है हमें कंट्रोल करता है, दैट गॉड डोंट कंट्रोल्स अस, ऑल वी आर ऑल हु वी आर, मतलब हम जो भी कुछ हैं हमारे खुद के एक्शन से ही हैं। एंड वी जस्ट ब्लेम गॉड, कि हम हमारी करतूतों के लिए, हम हमारी गलतियों के लिए जो है जो गॉड है उसको ब्लेम करते रहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जब ग्लूकोस्टर जो है एडमंड की स्टेटमेंट सुन के कहता है कि मैं जो इंसान हूँ वो एक पाप से भी ज़्यादा पाप से भरा हुआ जो है इंसान हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है, ह्यूमैनिटी मस्ट परफोर्स prey on itself like monsters of the deep, ये एल्बनी की स्टेटमेंट है। एल्बनी कौन था? जो गॉनरल थी उसका हस्बैंड था, जो सबसे बड़ी बेटी जो थी उसका हस्बैंड था। तो एल्बनी इस स्टेटमेंट के थ्रू जो है क्या कहना चाहता है, जब कि सोसाइटी जो हमारी वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो जाती है जब हमारा जो रूलर होता है, हमारे ऊपर शासन करने वाला जो होता है, वो कोई गलत जो है निर्णय ले लेता है। सबको ही भुगतान करना पड़ता है, चाहे वो अच्छे लोग हों या फिर चाहे वो बुरे लोग हों। नेक्स्ट है, दे टोल्ड मी आई वॉज एवरीथिंग, इट्स अ लाई, आई एम नो आर्ग्यू प्रूफ। लियर की स्टेटमेंट है, ये एक्ट 4 सीन 5 में आती है कि उसकी जो बेटियाँ थी वो कह रही थी कि मैं ही उनका सब कुछ हूँ, पर ये सब कुछ जो है वो एक झूठ है। गेट द ग्लास आई एंड लाइक अ स्कर्वी पॉलिटिशियन सीम टू सी द थिंग्स दाउ डज नॉट। ये जो स्टेटमेंट थी ये भी लियर की स्टेटमेंट थी कि जो है एक जो स्कर्वी पॉलिटिशियन होता है, बहुत ही धूर्त जो पॉलिटिशियन होता है, उसे जो है चीज़ों को उस तरीके से देखने की आदत हो जाती है, मतलब जिस तरीके की वो नहीं होती है, वो उसको लगता है कि सिर्फ मैं जो हूँ वही सही हूँ और मैं जो डिसाइड करता हूँ वही लोगों के लिए ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वी आर बोर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू गेट दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, मतलब जब हम जन्म लेते हैं तो हम रो रहे होते हैं। वो हम किस लिए रो रहे होते हैं कि हमें पूरी जो ज़िंदगी है वो स्टेज पर जो है बितानी है कुछ फूल्स के साथ। नेक्स्ट है, मैन मस्ट एंड्योर देयर गोइंग हैंस इवन एज देयर कमिंग हीदर, जो है ये स्टेटमेंट जो थी ऐड करी थी। व्हेन दाउ डोस्ट आस्क मी ब्लेसिंग आई विल नील डाउन एंड आस्क ऑफ दी फॉरगिवनेस, मतलब जब जो है लियर की स्टेटमेंट थी ये सब कुछ हो जाने के बाद की जो है मरते वक्त की स्टेटमेंट है ये उसकी, कि मैं जो हूँ मेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जब कोई मुझसे ब्लेसिंग मांगेगा तो मैं जो मैंने किया है, मेरी वजह से जितने लोगों की डेथ हुई है, तो मैं सिर्फ लोगों से माफ़ी ही मांगूंगा कि मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। Why should a dog, a horse, a rat have life and thou no breathe at all? जो स्टेटमेंट है ये किंग लियर की ही स्टेटमेंट है एक्ट 5 सीन 3, जब जो है सब कुछ घट चुका होता है और वो जो है इतना बुरा समय जो है उसका जा रहा होता है और वो परेशान हो चुका होता है कि वो जो है खुद ही अपनी मौत की जो है गुहार कर रहा होता है कि मुझे जो है भगवान उठा ले, भगवान जो है मुझे ही मार दे, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ जो था वो उसके अंदर की ग्रीफ निकल के आ रही थी बाहर। सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये उसी दौरान की हैं जब जो है किंग लियर बहुत परेशान हो चुका था। किंग लियर में जो है हमें 5 ही एक्ट दिए गए हैं। पांचों एक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को इतने अच्छे से बांधे रखते हैं कि प्ले जो है हमें ऐसा फील होता है कि हमारी आंखों के ही सामने घट रहा है, हम एक्चुअल में रिलेट कर पाते हैं सिचुएशन के साथ। वी और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वी दैट आर यंग shall never so much nor
लिव सो लॉन्ग। एडगर की स्टेटमेंट है एक्ट सीन जो है 3 था, जो है एक्ट 5 था, मतलब एक्ट जो था वो 5 था और सीन जो है वो 3 है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एडगर की है जब कुछ हो जाने के बाद की, कि जो है दैट आर यंग, हम जो यंग लोग हैं वो सोचते हैं कि हम जो है कभी नहीं मरने वाले, या जवानी जो है वो इसी तरीके से ज़िंदगी भर रहनी है। हम ये अपने कर्मों से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले नहीं सोचते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सिंपैथी के वे में थी कि हमें जो है अपनी हर एक एक्ट को करने से पहले, हर एक एक्शन को करने से पहले जो है सोच समझ लेना चाहिए। आई थिंक आपको मैंने कोशिश की सिंपली आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझाने की, समझ आ गई होगी। पर अगर फिर भी समझ नहीं आती है तो क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हो जाते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है चीज़ों को लेकर। तो ये जो चार्ट है, कैरेक्टर चार्ट है पूरा का पूरा, इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि किसकी शादी किससे हुई, कौन किसका बेटा था। ये जो है मैं पोस्ट कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और जो है अपनी नोटबुक में उतार लेना, उससे थोड़ा ईजी हो जाएगा कैरेक्टर्स को समझने में। बाकी जो है दोबारा थोड़े टाइम के बाद वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा कि जो है कौन किससे जुड़ा हुआ था, कब क्या घटा। तो ये धीरे धीरे जो है टाइम लगेगा और धीरे धीरे जो है किंग लियर की जो स्टोरी है वो आपको 1 या 2 बार देखने के बाद जो है, पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी ठीक लगी होगी। मैंने अपनी पूरी ओर से पूरी कोशिश की। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और अगर लगता है कुछ गलत बताया गया है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं टेम्पेस्ट पे बनाऊँ, बाकी हो सकता है कोई पोएम हो। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी जो वीडियोस हों, मैं आगे कोई भी प्ले या फिर कोई भी पोएम जो है अपलोड करूँ तो आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाए।